हाँ, what will you get today, Radhika? We will get today's also, sir. हाँ, recording, we record every day. We record our lectures every day. There is no issue in that, and there is a facility. हाँ, मैं बढ़िया हूँ अंशुल, आप कैसे हो? चलिए चलिए, टाइम अपना होने वाला है यार, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे 1 मिनट के अंदर। We'll start our class in 1 minute. There is only 1 minute left. Yes. चलिए, we'll stop this poll. हाँ भाई, चलिए। First, we will try to revise some concepts of previous class. Then we will move forward. It was 6th of May. This is your part. Huh. So, what we have studied in our previous classes, this. What is one function? सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा, what is one function? one function में हम लोगों ने आपको क्या बताया? 3-4 तरीके बताए। पहला वन आइडेंटिफाई करने का तरीका है पिक्टोरियल मेथड। पिक्टोरियल मेथड में क्या बताया, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं ताकि जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं नए वो ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो देखो, ये पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट एक पॉइंट से अगर कनेक्टेड है, अगर आपके डोमेन का हर एलिमेंट आपके को डोमेन के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो आप बोल सकते हो, एसोसिएटेड हो तो आप बोल सकते हो इट इज अ वन फंक्शन। पहला हमने बताया पिक्टोरियल डायग्राम से। दूसरा हमने बताया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। क्या बताया, f1x अगर f2x के बराबर है और x1 x2 आपका इसके डोमेन से बिलोंग करता है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 अगर आ जाएगा तो हम बोल देंगे यार ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और यहां से वन प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने दूसरे मेथड से बताया आपको। तीसरा हम लोगों ने बताया, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अगर आपका ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर आपका वो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर जाता है ग्राफ को, तो ग्राफ आपका वन हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट का यूज करके। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर इट्स डोमेन, या लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर इट्स डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो फंक्शन विल बी वन। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने वन फंक्शन देखा। जो फंक्शन वन नहीं होगा वो फंक्शन हम लोग बोलेंगे बेटा कैसा हो जाएगा, मेनी वन। मेनी वन का क्या मतलब है, ए जो सेट दे रखा है उसके सारे के सारे एलिमेंट, मतलब डोमेन सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन सेट में किससे अटैच होंगे, एक सिंगल एलिमेंट से अटैच होंगे। को डोमेन सेट में एक सिंगल एलिमेंट से अटैच होंगे। ठीक है, ये होता है मेनी वन। यहां पे भी मेनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, ये दे रखा है वन, ये एक सिंगल एलिमेंट से अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला x1 एक एलिमेंट से अटैच हुआ, x2 एलिमेंट से अटैच हुआ, तो ये दोनों के दोनों किसी एक एलिमेंट से अटैच हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका मेनी वन। पुराना वाला रिवाइज करा रहे हैं। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ऑन टू का बेसिक मतलब होता है भाई इतना ही, सिर्फ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन अगर आपने निकाल दिया तो आपका फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। इनटू क्या हो जाएगा, जो ऑन टू नहीं रहेगा वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इनटू। जो ऑन टू नहीं रहेगा वो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इनटू। यहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। आप नहीं, जो वन नहीं होगा वो मेनी वन एंड ऑन टू हो सकते हैं क्या, हाँ अंशुल वो हो सकता है। अभी उस पार्ट पे मैं आने वाला हूं। ये मैंने रीकैप किया है, आपको रिवीजन कराया है एक तरीके से पुराने सेक्शन का, कि भैया यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है नया पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग शायद आ गए हैं।
एक दो लोगों का आना बाकी है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यार, ठीक है। धीरे धीरे लोग ऐड होते रहते हैं, आप लोग जल्दी ऐड किया कीजिए अपने आप को, ताकि हम लोगों को फायदा रहे, हम टाइम से स्टार्ट कर पाए, टाइम से खत्म कर पाए। आप लोग प्लीज ट्राई किया कीजिए कि आप लोग 10 मिनट 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, ताकि आपको टाइम से खत्म कर सके। तो देखिए बेटा, अ फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइप, ये हम लोगों ने आपसे उस दिन भी प्रॉमिस किया था कि देखो यार ऐसा नहीं है, आपने बोला था सर एक 1 1 ऑन 2 हो सकता है क्या फंक्शन, 1 1 इनटू हो सकता है क्या, 1 1 मैनी 1 हो सकता है क्या। तो देखो 4 फंक्शन थे अपने पास में, 1 1 पहला, दूसरा मैनी 1, तीसरा ऑन टू, चौथा इनटू। ये 4 टाइप के फंक्शन होते थे, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। अब इन 4 से टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, वो आपके सामने लिखे गए। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1 ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन आपका, ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 को क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव। तो 1 1 ऑन टू, इसके लिए चेक कर लेते हैं बेटा क्या होता है 1 1 ऑन टू के केस में। पिक्टोरियल डायग्राम को सबसे पहले देखेंगे, तो पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम ही आपको क्लियर पिक्चर दे देगा। तो यहां पे देखो, ये एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिला, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट मिला, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरा एलिमेंट मिला। इस तरीके के फंक्शन को बोला जाएगा 1 to 1 अटैचमेंट है, तो 1 1 ऑन टू। देखो एक एलिमेंट के लिए एक मिला, दूसरे के लिए दूसरा मिला, तीसरे के लिए तीसरा मिला, तो आप इसको बोल सकते हो बेटा 1 1 ऑन टू। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा 1 1 ऑन टू। क्या था 1 1, एक सिंगल के लिए सिंगल का मिल जाना। ऑन टू क्या था भाई, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाना। इसमें रेंज क्या है, ये तीनों एलिमेंट क्या है, आपका रेंज का पार्ट है, और यही 3 एलिमेंट आपका कोडोमेन का भी पार्ट है। तो पहला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। 1 1 का मतलब है for every pre-image there is only a single image element exist in the codomain, बस, ठीक है। तो एक ये दे रखा है, उसके लिए एक ही मिल रहा है, एक ये ले रखा है, उसके लिए एक ही मिल रहा है, ये ले रखा है, उसके लिए एक ही मिल रहा है। दूसरा ऑन टू क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा बेटा जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए, ठीक है, रेंज और कोडोमेन, उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, इसमें 3, और रेंज में कितने एलिमेंट है, 3, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। चलिए बेटा नेक्स्ट हिस्से पे आ जाते हैं, पार्ट बी पे। 1 1 इनटू, पार्ट बी पे आ जाते हैं यार, 1 1 इनटू। तो देखो 1 से 1, इसका अटैचमेंट इसके साथ है, इसका अटैचमेंट इसके साथ है, इसका अटैचमेंट इसके साथ है, 1 से 1 का कनेक्शन है, बड़े आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं। इनटू का मतलब क्या है, रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यही एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, 1 2 और 3, लेकिन कोडोमेन में हमारे पास कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, 4। फिर से समझो, 1 1 तो बड़े आसानी से हो जाएगा, 1 से 1 अटैच है, एसोसिएट है, लेकिन और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास में, 3, और टोटल एलिमेंट कितने आपके पास में, 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा। तो इसे बोला जाएगा 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पा रही है। जो ऑन टू नहीं होता है वो इनटू होता है। तो सेकेंड पार्ट यहां तक हमें समझ में आया, ठीक है। मेनी 1 ऑन टू, एक बार इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे यार। मेनी 1 इनटू, नाम से ही पता चल रहा है मेनी 1। मेनी 1 का क्या मतलब है भाई, एक एलिमेंट के लिए एक होना चाहिए था इधर 1 1 होने के लिए, लेकिन इसके लिए भी यही एलिमेंट हो जा रहा है और इसके लिए भी यही एलिमेंट हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं 2 एलिमेंट है आपके पास x1 x2, उनके लिए एक सिंगल एलिमेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है। देखो इसके लिए ये मिल रहा है और इसके लिए भी ये मिल रहा है, तो 2 एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो मेनी 1। ऑन टू आप कैसे बोलोगे, देखो बेटा ऑन टू, रेंज में कितने एलिमेंट है, ये 2, और कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है, ये 2। रेंज में कितने एलिमेंट है, 2, और कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है, 2, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो इट इज कैसा हो जाएगा, ऑन टू। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन में कैसा हो जाएगा आपका, कोडोमेन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2, रेंज में कितने एलिमेंट है, 2, तो आप बोल सकते हो बेटा इसको क्या, ऑन टू। ऑन टू तो है, लेकिन मेनी 1 है क्या, बिल्कुल 2 एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 1 1 इनटू, मेनी 1 इनटू, सॉरी। तो मेनी 1 के लिए तो देखो बेटा फिर से इन दोनों के लिए एक सिंगल एलिमेंट आपको मिला इसके अंदर, ठीक है। तो यहां ये देखते ही मैंने बोल दिया मेनी 1 तो है। इनटू का मतलब क्या है, रेंज में कितने एलिमेंट है, 2, और कोडोमेन में कितने हैं, 3। रेंज में कितने एलिमेंट है, 2, और कोडोमेन में कितने हैं, 3।
रेंज में कितने एलिमेंट है 2 और कोडोमेन में कितने हैं 3, इसे आप बोलोगे मेनी वन। क्या बोलोगे बेटा? मेनी वन इनटू, इनटू क्यों बोला गया है? क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं वापस इस पूरे सेक्शन को, फिर आपके डाउट लेते हैं। 1-1 का मतलब है एक प्री इमेज के लिए एक सिंगल इमेज एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर 2 प्री इमेज के लिए एक इमेज एलिमेंट मिला तो वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो आपका फंक्शन हो जाएगा ऑन टू डायरेक्टली। अगर रेंज इज आपका कोडोमेन के बराबर नहीं होता, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देन यू कैन से दैट योर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दैट मींस इट इज इनटू। बस इतना सा पोर्शन आपको याद रखना है। कल को बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1-1 मेनी वन भी फंक्शन देगा क्या? 1-1 मेनी वन भी कोई टाइप होगा क्या? 1-1 मेनी वन नहीं है, आइदर इट इज 1-1 और मेनी वन। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसी तरीके से कोई बोले सर can it be possible that we have a function which is onto as well as into? So it is not possible, because if either we have onto or we have into, तो आप या तो onto रखेंगे या तो into रखेंगे, क्योंकि their definition is almost same. Their definition is contradictory. मतलब if your function is onto, it can neither be equals to into. तो इतना सा पोर्शन अपने को याद रखना है। बताइए बेटा, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सरजेक्टिव, यस, हाँ सरजेक्टिव, सरजेक्टिव होता है ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव होता है ऑन टू फंक्शन। नॉट सरजेक्टिव का मतलब हुआ कि वो ऑन टू नहीं होगा, दैट मींस इट इज इनटू। इसी तरीके से आपका सरजेक्टिव हो गया ऑन टू और इंजेक्टिव होता है 1-1। नॉट इंजेक्टिव का मतलब है मेनी वन। बताइए, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। नहीं है तो चैट में यस या डन लिखिए। आवाज डाउट कोशिश कीजिए अनम्यूट करके पूछें। कोई रिलेशन फंक्शन ही ना है तो उसके 1-1 या ऑन टू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। हाँ ओम, ओम, ये सब कुछ फंक्शन के लिए है, ये रिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फंक्शन के लिए है। भाई सरजेक्टिव और इंजेक्टिव क्यों कहते हैं? ये इसका दूसरा नाम है यार। ठीक है, नाम का कोई डेफिनेशन नहीं होता। तुम्हारा नाम यही क्यों है? तुम्हारा नाम ये क्या है? मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा। जो भी तुम्हारा नाम है वो तुम्हारा नाम यही क्यों है? नाम का कोई डेफिनेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, नाम लिखा जाता है सीधे सीधे कि हाँ ये वाला नाम है। ठीक है, त्रिपाठी, त्रिपाठी आपका सरनेम है तो सर सब्जेक्टिव इंजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम है, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव उनका दूसरा नाम है। आप उसको, उसमें नाम का कुछ डेफिनेशन नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हम नाम से डायरेक्टली डिफाइन कर पाते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते। चलिए भाई, इतने लोग हैं, एटलीस्ट मेरे को चैट में रिप्लाई करो। मयूर पढ़ाएंगे, रिलेशन वाला पार्ट अभी पढ़ाएंगे, जेई वाला सेक्शन चल रहा है अभी। ठीक है, जेई वाले सेक्शन में जो आपकी एनसीईआरटी कवर होती जाएगी वो करवाएंगे, है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास लेके, एक्स्ट्रा मेरा कहने का मतलब है जो प्लानर में ही क्लास है उसी का यूज करके वो वाला पोर्शन भी आपको पढ़ाएंगे। यही काफी बड़ा है, पहले ये तो कंप्लीट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है फाइंड वेदर fx इज इक्वल्स टू x प्लस cos x इज 1-1 और नॉट। 1-1 और नॉट, फटाफट जल्दी बताइए, 1-1 और नॉट। स्थित, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। ठीक है, हाँ बताइए, x प्लस cos x इज 1-1 और नॉट, फटाफट बताओ जल्दी।
जल्दी जल्दी सब लोगों का आंसर आना चाहिए, वन वन और नॉट। एक्स प्लस कॉस एक्स इज वन वन और नॉट। काफी लोग बोल रहे हैं नॉट है वन वन फंक्शन, काफी लोग बोल रहे हैं वन वन फंक्शन। फटाफट फटाफट। चलिए करते हैं डिस्कशन। करते हैं डिस्कशन। हाँ भाई सामने देखिए सब लोग, x प्लस कॉस एक्स को अलग से उठा लेते हैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, x प्लस कॉस एक्स। मेरे को बताना है बेटा ये वन वन है या नहीं है। तो सीधा सीधा आप क्या कीजिए, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए। देखो तरीके अपने पास कितने हैं, तरीके आप बोलोगे सर मेरे पास 4 मेथड है, कौन सा सबसे सूटेबल है। तो देखो बेटा ये जो पार्ट है ना, इसमें आप मोनोटोनिसिटी लगाएंगे ज्यादा सही रहेगा। रीजन क्या है, आप देखो पहला मेथड हमने कौन सा देखा था, पिक्टोरियल। क्या पिक्टोरियल डायग्राम इसमें बना सकते हैं क्या, नहीं बन सकता। पिक्टोरियल डायग्राम बनाने के लिए आप कुछ वैल्यूज तो डालोगे, बाकी क्या करोगे, ठीक है। आपकी वैल्यूज इसके केस में रिपीट होंगी, cos x के केस में रिपीट होंगी, लेकिन x के केस में रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो पिक्टोरियल वाला तो बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल हो पाएगा, पहला मेथड। फिर जाएंगे हम दूसरे मेथड पे। सेकंड मेथड आप बोलोगे सर fx1 वाले से कर लेते हैं। fx1 fx2 इसका इंप्लाई होना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। x1 x2 आपके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन कितना है यार, डोमेन आपका रियल नंबर है। उसका रीजन क्या है, देखो x में कोई भी r की वैल्यू डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x में भी x की कोई भी वैल्यू डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका फंक्शन हमेशा आपको फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा r। तो x1 x2 इसके डोमेन मतलब r में सेलेक्ट किया, ये लगाने की कोशिश करें। दिक्कत क्या हो जाएगी, जब आप ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस कॉस x1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस कॉस x2। इससे सॉल्व करना भी मेरे को टफ रहेगा। रीजन क्या है, आप x1 माइनस x2 इधर बना लेंगे, प्लस ये हो जाएगा cos x1 माइनस cos x2। इसका क्या करें, ये हमको समझ में नहीं आता है। x1 माइनस x2 इधर आ जाएगा, cos x1 माइनस cos x2 यहां पे आ जाता है। ये हमको समझ में नहीं आता है कि बेटा इसका क्या करें आगे। आप बोलोगे cos c माइनस cos d लगा दो, मैं बोलूंगा बेटा लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रा से कनेक्शन निकालना बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सेकंड मेथड को भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड पिक्टोरियल वाला नहीं लगाया, सेकंड मेथड भी हम लोगों ने नहीं लगाया। अब आप बोलोगे सर और क्या करना है, आते हैं थर्ड मेथड पे। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व कर लीजिए, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप इसका मोनोटोनिसिटी आप यहां पे थर्ड मेथड के तौर पे यूज कीजिए। मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग। कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, ये तो मिला। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया आपके पास में, ये 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स को देख के मेरे को बताना है क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। अब इस चीज को मेरे को समझना है यार, ठीक है। आप एक बात बताओ, ये x बिलोंग्स टू चल रहा है r, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, अगर मैं बोलूं मेरा साइन x की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहेगी बेटा, -1 to 1 के बीच में रहेगी। अब मुझे ये चीज जनरेट करनी है इसके अंदर कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी कहां से कहां तक। तो साइन एक्स आपको मिलेगा -1 to 1, ये सब लोगों को पता है। साइन की वैल्यू x बिलोंग्स टू r के लिए -1 to 1 देती है। माइनस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, बोथ साइड इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा फिर से +1। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 to 1 लिया गया है। अब बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर से सेम टाइप का रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें 1 ऐड करने जा रहा हूं। 1 - 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस कितना है आपके पास में, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1। ये आंसर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस कितना दे रखा है आपको, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 2
मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जो 1 माइनस साइन एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 2। फिर से समझ लो, जिसको नहीं समझ में आया, 1 माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर चल रहा था, साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 to 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो गया माइनस, क्योंकि नंबर लाइन है। आप यहां बोथ साइड मल्टीप्लाई करके चेंज भी करोगे ना तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कर दिया हम लोगों ने +1, तो सब जगह +1 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया कितना 2, तो 1 माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है 0 से 2। इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका जो f डैश एक्स है बेटा, f डैश एक्स है कितना 1 माइनस साइन एक्स, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस साइन एक्स इज योर डिफरेंशिएशन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब एफ एक्स आपका कैसा हो गया बेटा, 1-1 फंक्शन हो गया। एफ एक्स मेरा कैसा हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। बताओ जल्दी, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैट में यस या डन लिखिए, किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। यस या डन लिखिए, किसी को डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। सर ये वाला टेक्निक किसमें करते हैं? क्या सर ग्राफ, ये पहले दो मेथड को छोड़ के डायरेक्टली यही मेथड यूज करेंगे तो हो जाएगा हर हाँ केस हाँ, में? हमने तो चेक किया ना कि पहले मेथड से मेरे से हो रहा है क्या। पिक्टोरियल डायग्राम मुझे बनाना आसान पड़ रहा होता तो मैं पिक्टोरियल डायग्राम का यूज करता, ठीक है। अब पिक्टोरियल डायग्राम तो बनाना मेरे को आसान नहीं पड़ रहा, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 से करूंगा क्या, है ना। तो आप बोलोगे सर उससे भी चेंज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फिर ये मोनोटोनिसिटी यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो ग्राफ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो सर। हाँ बोलो एक एक करके। सर वो आपने साइन -x ले लिया तो उसमें इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज होगा ना यार दोनों जगह पे? तो कर लो, कितना भी चेंज कर लो। बताओ यहाँ पे था कितना था, -1 चल रहा था, कहां से कहां तक, साइन एक्स की वैल्यू कहां तक, 1 तक, बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी सिंबल बदल गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स और ये बदल के माइनस। बताओ जरा, ये हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको यही तो लिखा है मैंने, ये -1 सॉरी, कि साइन एक्स जो है आपका वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, यही तो लिखा है बेटा, कहां गड़बड़ है भाई। साइन है माइनस साइन एक्स आपका 1 से छोटा है, यहां भी 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, यहां भी -1 से बड़ा है, तो वही सेम चीज तो लिखी है। बताओ किसने पूछा था? डन सर। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है ग्राफ से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ने पूछा है वेदर एम आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज अ पार्ट ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पोर्शन, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ग्राफ से इसका सोल्यूशन बताओ ना, ये तो मेरे को बताना है, तुमको घर से इसका ग्राफ प्लॉट करके लेके आना है, x प्लस कॉस एक्स का। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1-1 फंक्शन होगा, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने वर्ड यूज इसीलिए किया है यहाँ पे। आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यूज करेंगे, इनडायरेक्टली आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हो। कहां पे? फंक्शंस में। फंक्शंस में आपने बोला ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, उसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। रीजन क्या है? केवल 2 पॉइंट ऐसे है जहां पे, 2 भी नहीं, केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है। कहां पे? जब ये साइन एक्स की वैल्यू 1 बन जा रही है। उसके अलावा सारे के सारे पार्ट्स में कितना आ रहा है इसका, ग्रेटर देन 0 पोर्शन आ रहा है, ठीक है। इसलिए उसको कंसीडर करेंगे, केवल एक ही जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा। बताइए बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, ओम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी 1-1 रहेगा। और किसी को कोई डाउट है बेटा, पूछो। नहीं है? राजकुमार, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है 1-1। क्वेश्चन ऐसे बतेरे हो सकते हैं, दिन भर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर 1-1 होगा, ये होगा, वो होगा, वो आप सीधा सीधा अभी मेरे को बताओ 1-1
के अलावा हम लोग कुछ भी बात नहीं करना चाहते। हमारा क्वेश्चन ये था पहला, इज दिस अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज 1 1 और नॉट, बस। ठीक है, चलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं सब लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया तो क्लास के एंड में भी आपको टाइम मिलेगा। कालेश बताओ ना, कहां पे तुम्हें समझ नहीं आया, वो जगह लिखो। लास्ट मतलब लास्ट कौन सा हिस्सा? अपने आप को अनम्यूट करके क्यों नहीं पूछ रहे हो तुम? माइक नहीं काम कर रहा क्या? देखो फिर भी मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए लास्ट का पार्ट बता देता हूं। लास्ट वाले पार्ट में हाँ, लास्ट वाले पार्ट में आप अनम्यूट क्यों, अगर नहीं पूछना तो अनम्यूट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट। सर हाँ बोलो। सर एक बार यहाँ से रिपीट कर दो, जहाँ से एरो निकाला है ना, यहां से। हाँ एक बार वहां से प्लीज। अच्छा ठीक, म्यूट कर लो अपना। देखो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया एफ डैश एक्स इज 1 माइनस साइन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू हमारा डोमेन था, चल रहा था आर। साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1 to 1। आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, माइनस और प्लस से डिफरेंस है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। कैसे? आप मैंने अभी करके दिखाया था, बोथ साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हुआ, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज हुआ, आपका हो गया कितना? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब आप लिखोगे माइनस साइन एक्स जो है आपका, वो कहां से कहां तक रहेगा? -1 to 1 के बीच में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। तो माइनस साइन एक्स है आपका -1 to 1 के बीच में, इसमें आपने सब जगह +1 कर दिया, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 2 के बीच में। ये हो जाएगी 0 से लेकर 2 के बीच में। तो बस एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? 1 माइनस साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ना, आपने 1 सब जगह ऐड किया, यहां पे था 1, यहां पे भी ऐड हुआ, यहां पे भी हुआ, यहां पे भी ऐड हुआ। 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो गई 0 से 2। 1 माइनस साइन एक्स क्या था आपका? एफ डैश एक्स के बराबर, उसकी वैल्यू 0 से 2 मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी होती है तो उसमें आ जाता है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन होता है 1 1। ये हम लोगों ने कल पढ़ा है। बताओ सर हमें पता है कि cos x का ग्राफ पहले इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज होता है, तो यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे हो रहा है? आप इसका ग्राफ प्लॉट करो बच्चे, ग्राफ मैंने होमवर्क में ही देना है आपको। x प्लस cos x, x प्लस cos x का ग्राफ प्लॉट कीजिए। x प्लस cos x का, सिंपल cos x का ग्राफ नहीं है ये, उसमें x ऐड हो जाएगा तो ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप प्लॉट करके देखो, जैसे ही आप प्लॉट करोगे ना तो तुरंत आपका जयेंद्र, एक सेकंड में तुम्ही को अनम्यूट कर रहा हूं, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जयेंद्र सुनाई दे रही है? yes, हाँ। है ना? तो ऐसे केस में yes, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना बेटा, तो x प्लस cos x का ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तुम उसे प्लॉट करके देखना, प्लॉट करके देखो, उसको वैल्यूज डाल के देखो, ठीक है? तब yes, उसको समझ में आएगा। तो आप लोगों को घर से क्या प्लॉट करना है यार? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करके लेके आना है, ग्राफ बना के लेके आना है। हम ग्राफ से भी देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देगा या नहीं देगा, मतलब 1 1 आएगा या नहीं आएगा। तो ग्राफ सब लोग घर से प्लॉट करके लेके आएंगे इसका, ठीक है? सबके सब लोग इसके ग्राफ घर से प्लॉट करके लेके आएंगे। हाँ भाई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका 1 1 है। अनुषा, sin x repeats its value after fixed interval, so will it be strictly increasing? हाँ, वैल्यू का रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। sin x अपनी 50 बार भी वैल्यू रखेगा ना, कोई मतलब नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, रिजल्ट कैसा आना चाहिए आपका? पॉजिटिव। बस अगर पॉजिटिव है तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कोई चीज से इसको लेना देना नहीं है।
हाँ प्रथमेश, इट विल बी zigzag इंक्रीजिंग, करेक्ट, zigzag इंक्रीजिंग। आप चेक करो तो x प्लस कॉस एक्स का ग्राफ सब लोग प्लॉट करके लेके आएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हेडिंग लिखिए इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, हेडिंग लिखिए। अब जिसके डाउट है वो लास्ट में पूछना भाई, एक टॉपिक पे इससे ज्यादा डाउट नहीं बनते हैं जितना आपने पूछा, फिर आप इधर उधर का पूछने लग जाते हो, वो चीज अपना टाइम वेस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट है यार इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सब लोग सामने देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन उठाएंगे बेटा। तो देखो दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं, एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है g, आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ। पहला, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए। आपका डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए, और दूसरा उस कॉमन डोमेन के लिए आपकी रेंज भी इक्वल होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल तभी होंगे, पहली कंडीशन उनकी क्या है, डोमेन ऑफ fx must be equal to domain of gx. Domain of fx must be equal to domain of gx. एंड सेकेंड पार्ट आपका होना चाहिए भाई, डोमेन ऑफ fx जो है वो डोमेन ऑफ gx के बराबर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट होना चाहिए रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ gx फॉर that domain, for that common domain your range of fx will be equal to range of gx। अगर ये दो कंडीशन satisfy कर जाए, if these two conditions will satisfy, then we can say that your fx and gx are equal or identical। तो हम पता लगाने के लिए इक्वल और आइडेंटिकल में क्या करते हैं, ये चीज को यूज करते हैं। चलो बेटा एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, तो fx मैंने उठाया कितने के बराबर यार, आपका fx को उठा लिया गया है x प्लस 1, और gx को हम लोगों ने उठा लिया है आपके पास कितना है x स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका 1 1 रहेगा, सॉरी आपका आइडेंटिकल है या नहीं। चेक वेदर दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट, ये अपने को बताना है। चेक वेदर दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट, चेक वेदर दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले डोमेन ऑफ f निकालते हैं, एफ डी लिखेंगे। डोमेन का मतलब क्या है, x की वो सारी की सारी वैल्यूज जिन्हें उठा के अगर मैं फंक्शन में डालूं तो फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम डोमेन ऑफ g। इसका डोमेन रियल नंबर क्यों आया, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू नहीं है, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे उठा के अगर मैं इसके अंदर डालूं, fx में डालूं, तो मेरे को रिजल्ट नॉट डिफाइन मिलेगा। तो इसका मतलब x की सारी वैल्यू इसमें डाली जा सकती हैं, तो x की वैल्यू df कितना हो जाएगा आपके पास में, r रियल नंबर। अब बात करते हैं dg, डोमेन ऑफ g। बताओ क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू है क्या जिसे अगर उठा के मैं इसके अंदर डालूं, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसे उठा के अगर मैं सिस्टम में डालूं तो मेरा रिजल्ट यहां से भी इनफाइनाइट आ जाए, नहीं, यहां से भी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो इसका डोमेन भी कितना हो जाएगा बेटा, r। तो यहां से भी डोमेन आया r, यहां से भी डोमेन आया r, तो हम बोल सकते हैं डोमेन ऑफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g आर इक्वल। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर रेंज। तो सो फार हाँ भाई, so far we have calculated domain of f and domain of g. Domain of f is r because there is no value which satisfies, there is no value which does not satisfy x plus 1, or which there is no value which gives us a result of infinity when we substitute in fx. Currently
हम लोग कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रखते हैं x की जिसे मैं उठा के अगर fx के अंदर x के अंदर डालूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो कैसा आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो इसका मतलब डोमेन हो जाएगा R। अगर कोई ऐसी x की वैल्यू होती तो उसे मैं R में से क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता। दूसरा, मैं x की जगह और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यार कितना, आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पे आपने डाला 1 2 3 4 कुछ भी डालो, रिजल्ट आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसका डोमेन भी कितना हो जाएगा, R। इसमें भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको इंफिनिटी बनाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट भी कितना हो जाएगा, R। ये भी रिजल्ट कितना है, R। तो डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर हो गया, हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा गए। नाउ वी गो फॉर रेंज। तो रेंज क्या है बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट का रेंज कैलकुलेट करना है अपने को। तो फर्स्ट वाले पार्ट का ग्राफ कैसा प्लॉट होएगा, हम लोगों ने पहले इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। आप x की वैल्यू को 0 डालेंगे y आ जाएगा 1, y की वैल्यू को 0 डालेंगे x आ जाएगा -1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बेटा, -1, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1। तो ये ग्राफ आपके पास में आता है, fx x+1 दे रखा है, ये ग्राफ आपके पास में आता है। ग्राफ पे रेंज की वैल्यू कौन देता है, y एक्सिस। तो रेंज कितना हो जाएगा, इसको कितना भी नीचे बढ़ा लो, इसको कितना भी ऊपर बढ़ा लो, रेंज कितना हो जाएगा अपने पास में, रेंज ऑफ f वो बिलोंग करने लगेगा बेटा रियल नंबर को। r मतलब रेंज, तो रेंज ऑफ f किसको बिलोंग करने लगेगा, रियल नंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा, वो ग्राफ आ जाएगा ऐसा। तो इसका रेंज कैसा हो जाएगा बेटा, ये रेंज ऑफ g फंक्शन कैसा हो जाएगा, देखो रेंज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है, वहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब 0 से इंफिनिटी। फिर से सुन लो, ये वाला पोर्शन देखो, इसका रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, किसका रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, g फंक्शन का। gx कितना था, एक्स स्क्वायर। तो आपने मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखा कितना आ रहा है आपको, 0, क्योंकि यहां पे ग्राफ बन रहा है मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है अपने पास में, इंफिनिटी। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ g इज 0 टू इंफिनिटी। डोमेन कितना हो जाएगा अपने पास में, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, डोमेन दोनों जगह रियल नंबर। इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज r, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर भी कितना ही जाएगा, नीचे भी कितना ही जाएगा, मतलब y एक्सिस पे सारी की सारी वैल्यूज को अचीव कर लेगा। और इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। तो हम ये बोल सकते हैं रेंज ऑफ g इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ f। तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, पहली कंडीशन ने सेटिस्फाई किया। हमें बोला गया था दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए, रेंज ऑफ f रेंज ऑफ g के बराबर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई, यस, यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं f एंड g आर नॉट आइडेंटिकल, f एंड g आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल और इक्वल। चलो भाई, जिसको यहां तक समझ में आया फटाफट चैट में यस या डन लिखिए। और यस या डन का मतलब है हर आदमी लिखेगा, अदरवाइज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और डाउट पूछिए। गलत जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती अनम्यूट करके रख के अपने बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो सुनाने की कोशिश ना करें यार, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए मिले हैं, हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीजें अचीव करने का। पायल बोलो, पायल तुमने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो। आइडेंटिकल में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि आइडेंटिकल क्या होना चाहिए, रेंज भी इक्वल, डोमेन भी इक्वल। किसने हैंड रेज किया है, किसी ने हैंड रेज किया था तो बताओ, किसी को डाउट पूछना है तो बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो। हाँ,
पूरा डोमेन, दोनों के डोमेन इक्वल होने चाहिए, दोनों के रेंज इक्वल होने चाहिए, तो आप बोल दोगे कि भैया क्या है ये फंक्शन हमारे आइडेंटिकल है, इक्वल है। हाँ भाई, किसी ने बोला ग्राफ एक बार और, तो ग्राफ एक बार और में देखो यार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दे रखा है, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसे तो आप प्लॉट कर ही सकते हो। और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, ये आपने 11वीं क्लास में पैराबोला का ग्राफ पढ़ा था यार। 11वीं क्लास में पैराबोला का ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला, तो वही ग्राफ बनाया मैंने। हाँ, एग्जाम्पल और दे रहे हैं। कॉमन डोमेन का मतलब है विजय, दोनों का डोमेन इक्वल होगा तो कॉमन ही तो हुआ, कॉमन का मतलब इक्वल ही होता है। इस केस में कॉमन का मतलब इक्वल है बेटा। एक जगह पे ऐसा होता है ना कॉमन डोमेन के लिए, अब डोमेन वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा तभी तुम रेंज चेक करोगे, ठीक है। चलिए यहां तक एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। 5 ऑप्शन है, पहले एक ऑप्शन है जॉइन ऑडियो, एक ऑप्शन है जॉइन ऑडियो पे क्लिक करोगे, ठीक है। मैं इस कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद तुम्हें ऑडियो सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तुम हाँ ले रहे। चलिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ये सॉल्व करके दिखाइए। भाई आपकी शीट में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आपकी शीट में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, सीधा बताओ यहां पे। बताओ आइडेंटिकल है या नहीं है। डोमेन कैलकुलेट करो, रेंज कैलकुलेट करो, सीधा आंसर आइडेंटिकल में यस या नो, आइडेंटिकल में यस या नो। चलिए बढ़िया है। चलिए हाँ भाई, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट, अपने को ये बताना है, ठीक है। अपने को ये बताना है कि आइडेंटिकल है या नहीं है। तो दोनों फंक्शंस को अलग ले लेते हैं यार। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इसका डोमेन कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन का क्या मतलब होता है, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसे उठा के अगर मैं सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करूं तो रिजल्ट मेरा नॉट डिफाइंड क्वांटिटी नहीं आना चाहिए। तो बेटा जूनियर ये बोल रहा हूं, जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें कितना पार्ट बन रहा है, एक्स माइनस वन। इसकी वैल्यू को 0 किया तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं 1 उठा के सिस्टम में डाल दूंगा ना तो आंसर हो जाएगा 0/0। अगर मैं 1 उठा के सिस्टम में डाल दूंगा तो आंसर हो जाएगा 0/0। तो आप इसे सीधा लिख दोगे r माइनस में कितना 1, आप सीधा लिख दोगे r माइनस 1, ठीक है। तो डोमेन कितना हो जाएगा 1। भाई 0/0 हम लोग नहीं अप्रिशिएट करते यार, ठीक है। आप बोलोगे सर ओरिजिनल फंक्शन मैं तो इसे काट दूंगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को आप बोलोगे सर मैं इसे काट दूंगा, तो मैं बोलूंगा बेटा काटना नहीं होता है, ओरिजिनल फंक्शन को काट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन में ही वैल्यू डाली जाएगी, वही डोमेन को डिफाइन करेगा। तो एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आप अगर बाई चांस एक्स माइनस 1 को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1, मतलब आर में से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट है जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है एक्स प्लस 1। इसका डोमेन ऑफ जी बताओ। डोमेन ऑफ जी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो तो डोमेन ऑफ जी का मतलब है इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, ये तो जस्ट पहले वाला ही है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ f आ रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं डोमेन ही बराबर नहीं हुआ, एक सिंगल कंडीशन ही बराबर नहीं हुई, तो रेंज को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे सीधे बोल सकते हो डोमेन आपका रेंज के बराबर, डोमेन आपका दोनों का बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल। फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको आइडेंटिकल का दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग आइडेंटिकल के लिए घर से ट्राई करके देखना, क्वेश्चन है घर से ट्राई करके देखना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका x अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो एफ एक्स है 1 बाय एक्स, जी एक्स आ रहा है x अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स एंड जी एक्स आ रहा है x अपॉन एक्स का स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं, क्या बताना है आपको, चेक वेदर दिस इज आइडेंटिकल और नॉट। चेक वेदर दिस इज आइडेंटिकल और नॉट, ये आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो चैट में यस या डन लिखिए। हाँ, अगर एक भी कंडीशन आपने निकाला और वही आपका अनइक्वल आ गया तो आपको दूसरी कंडीशन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आपने डोमेन निकाला, डोमेन निकाल के आपने चेक कर लिया, आपने देखा डोमेन ही बराबर नहीं हुआ, तो रेंज क्यों कैलकुलेट करें, इतना टाइम नहीं होता जेई में अपने पास में, हमको तो सीधा करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क का पार्ट है, ये वाला भी आपका होमवर्क का पार्ट है, ठीक है। हाँ, आप डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप काटेंगे नहीं, डोमेन कैलकुलेट करने के लिए फैक्टराइज ना करें, डोमेन कैलकुलेट करने के लिए फैक्टराइज ना करें। चलिए, काफी लोगों ने रिप्लाई किया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग उठाते हैं यहां से। तो यार देख लीजिए, इसके अंदर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, मतलब 2 आपको घर से चीजें करनी है। पहला होमवर्क मैं क्लास में घुसते ही चेक करूंगा, सबसे पहले मैं क्लास में घुसते ही चेक करूंगा, भाई आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। एफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ, बीच बीच में मैं आपको ग्राफ देता रहूंगा। दूसरा, आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है, बताना है कि आइडेंटिकल रहेगा या नहीं। क्लास में घुसते ही चेक करेंगे भाई। आप थोड़ा अगर बाय चांस अपने आप को चाहते हैं कि जेई के प्रॉपर ट्रैक पर रखें, तो आपको जो मैं दे रहा हूं एटलीस्ट वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए, आपको एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दिया था, क्या एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या? हाँ भाई, मैंने एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया था, क्या आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया क्या? सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है, एक्सरसाइज किया या नहीं किया? एक्सरसाइज सॉल्व किया क्या? जिन भी लोगों ने सॉल्व करके अभी तक डाउट नहीं पूछे हैं, आपका डाउट का प्लेटफॉर्म आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको बताया होगा। जिन्होंने भी अभी तक एक्सरसाइज सॉल्व करके डाउट नहीं पूछे हैं, प्लीज सॉल्व करके डाउट पूछिए। एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 1.3, 1.4 और 1.1 अभी तक नहीं दिया है। एक्सरसाइज 1.3 अभी तक नहीं दिया है, 1.4 नहीं दिया, 1.2 दिया है।
तो 1.2 के डाउट सब लोग प्लीज सॉल्व करके, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है डाउट का उसे पूछ लीजिए जल्दी, ताकि फायदा मिले आप लोगों को, हम लोग आगे बढ़ते रहे, काम होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन पे काम करते हैं। इवन और ऑड फंक्शंस, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, इवन और ऑड फंक्शंस। तो हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग देखते हैं इवन फंक्शन क्या होगा। अब ये बेसिक डेफिनेशन पूछेगा आपसे, इवन फंक्शन क्या होगा। ये नाम है इवन फंक्शन और ये डेफिनेशन है। कोई भी मुझसे ये ना पूछे कि सर ये इवन फंक्शन नाम क्यों रखा गया है, या फिर इसको यही क्यों सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से क्यों सॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस बताया गया है इवन फंक्शन को सॉल्व करने का। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स आपने कैलकुलेट किया और वो आपके fx के बराबर आ जाए फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, अगर f ऑफ माइनस एक्स आपने कैलकुलेट किया और वो आपके fx के बराबर आ जाए, तो बेटा आप बोल सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। fx मैंने बोला आपके सामने कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस तरीके से लिखा हुआ है। चेक करना है मुझे कि मेरा फंक्शन इवन है या ऑड, तो क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स चूज कीजिए। f ऑफ माइनस एक्स चूज किया तो माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। देखो बेटा फिर से f ऑफ माइनस एक्स किसके आ गया, बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, fx के बराबर आ गया। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि दिस इज अ इवन फंक्शन। कुछ नहीं करना, इवन फंक्शन चेक करना है, f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर आना चाहिए। fx दे रखा था, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स, तो जहां जहां x था वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया। रिप्लेस किया, चेक किया, तो f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर निकल के आ गया, fx के बराबर आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया इवन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन की, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि f ऑफ माइनस एक्स अगर आपके पास में माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि यार ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। फिर से सुन लो, डेफिनेशन क्या कहती है, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे दिया गया है साइन एक्स, ठीक है, मुझे चेक करके बताना है ये ऑड है या इवन, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, कितना हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स, कितना हो गया, माइनस में साइन एक्स। फिर से सुन लो, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, आंसर आ गया माइनस साइन एक्स। तो आप बोल सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर है, f ऑफ माइनस एक्स इज योर माइनस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, fx के बराबर हो गई। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं यार कि ये मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन। फिर से सुन लो, f ऑफ माइनस एक्स अगर fx के बराबर है तो इवन फंक्शन, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है तो ऑड फंक्शन हो जाता है। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, अदरवाइज सीधा सीधा मेरे को बताइए, यस या डन लिखिए सीधा सीधा चैट में, और सब लोग रिप्लाई करना चैट में, एटलीस्ट 50 लोगों का रिप्लाई चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए मेरे को वहां पे। किसी को भी अपने आप को अनम्यूट करना है, अनम्यूट करके पूछ सकता है वो मुझसे, शर्माने वाली बात नहीं है। बस एक टाइप का क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो जानी चाहिए कि सर ऑड इसका नाम क्यों है और इसकी डेफिनेशन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स क्यों है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। लॉग फंक्शन क्या, लोगारिथम, लॉग फंक्शन, हाँ लॉग फंक्शन क्या है, वो इवन है या ऑड है? लॉग फंक्शन में कुछ भी नहीं होता बेटा, नाइदर इवन नॉर ऑड कैटेगरी भी होती है, वो भी बता रहा हूं अभी।
ठीक है, यहां तक बताओ। ठीक है, लॉग फंक्शन तुमने बोला, लॉग के अंदर तुम x को -x से रिप्लेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, अगर तुमने कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी है, उसको देखेंगे। हाँ सर, f of x is equal to 0 कौन सा फंक्शन आएगा सर, ऑड और इवन? दोनों प्रॉपर्टी है दोनों, इसकी। yes, है okay. वो प्रॉपर्टीज अगली बता रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज में दोनों फंक्शन होता है, वो ऑड भी रहेगा इवन भी रहेगा। Okay, इकलौता एक ही फंक्शन है जो ऑड भी रहेगा इवन भी रहेगा। सर हाँ सर, साइन का वैल्यू 180 के ऊपर रखते तो वो पॉजिटिव में आएगा ना सर? ये तो 180 के ऊपर रख दे तो बताओ, वो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा सर। तो क्या बोला? वो इवन फंक्शन बोल सकते हैं क्या सर? नहीं यार, फिक्स वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट होती बेटा इवन के केस में। फिक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया क्या हमने इसमें? क्या ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नहीं देगी क्या तुमको? तुम 1 डालोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव से इवन या ऑड डिसाइड नहीं होता। सब लोग सुन लो यार, ये अच्छा डाउट है उसका कि सर मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाला, उसमें मेरे को पॉजिटिव मिल गया तो मैं इवन बोल दूंगा, कुछ वैल्यू डाला नेगेटिव मिल गया तो ऑड बोल दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन और ऑड उसके पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से नहीं डिसाइड होता। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन डायरेक्टली डिसाइड होता है किस चीज से? आप देखो, f of -x fx के बराबर जनरलाइज रिजल्ट है सीधा, और f of -x -fx के बराबर ऑड फंक्शन, बस खत्म। थैंक यू। हाँ चलिए, अब आ जाते हैं, कुछ बच्चों का डाउट है उस कैटेगरी पे कि सर नाइदर इवन नॉर ऑड भी कोई कैटेगरी होती है क्या, या कोई फंक्शन दोनों भी हो सकता है? दोनों वाले की तो अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, लेकिन एक कैटेगरी और होती है, थर्ड कैटेगरी होती है नाइदर इवन नॉर ऑड। ये कैटेगरी कौन सी होती है बेटा? ये कैटेगरी होती है जैसे fx इज इक्वल्स टू मैंने चूज कर लिया e की पावर x, fx मैंने चूज कर लिया e की पावर x, f ऑफ -x आप चूज कीजिए, e की पावर कितना आ जाएगा -x। ये वाला जो होता है, ये मैं fx के बराबर भी नहीं लिख सकता, ना ही मैं ये माइनस को यहां से बाहर निकाल सकता, तो मैं -fx के बराबर भी इसको नहीं लिख सकता। तो मतलब ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? नाइदर इवन नॉर ऑड। फिर से सुन लो, fx इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है e की पावर x, तो मैं x को -x के बराबर भी नहीं लिख सकता, e की पावर -x इज नॉट इक्वल्स टू fx। मैं इसको -fx के बराबर भी नहीं लिख सकता, तो ये कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? नाइदर इवन नॉर ऑड। कौन सी कैटेगरी हो जाएगी बेटा? नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ में आया? जिन लोगों ने मुझसे पूछा था उनको समझ में आया कि ऐसे फंक्शन जो दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे, 3 कैटेगरी टोटल डिवाइडेड है, इवन, ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, और एक जो फाइनल कैटेगरी है इवन और ऑड जो दोनों फंक्शन रहेगा, वो इकलौता फंक्शन होता है बेटा, इसलिए हम उसको प्रॉपर्टी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी हम लोग बनाते जरूर हैं, जिसमें भाई देखो f ऑफ -x fx के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि e की पावर -x लिखा है। ऐसे f ऑफ -x e की पावर -x मतलब -fx के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में काउंट होगी? नाइदर इवन नॉर ऑड में। बताओ जल्दी, बताइए, समझ आया? यस या डन लिखिए, इंतजार कर रहा हूं मैं आगे बढ़ने के लिए। जल्दी प्रॉपर्टीज पे जाना है मेरे को। तो ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, जो भी मैंने अभी तक बताया ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यार, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, शायद ये दो तीन प्रॉपर्टीज हम आज कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट में मुझे 5-7 मिनट आप लोगों के डाउट भी लेने हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग अभी कर पाएंगे। एक ही है शांतनु, एक सिंगल है, fx इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपका जो x एक्सिस है ना, वो आपका इवन भी फंक्शन होता है, ऑड भी फंक्शन होता है। एक ही है सिंगल, वो अभी आएगा, प्रॉपर्टी में लिखा है यहां पे देखो जरा, ये the only function which is defined on entire number line and is even and odd at the same time, fx is equals to 0। उसका रीजन सुन लो, fx
इज इक्वल्स टू 0 ही इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। कैसे? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, कितना आ जाएगा? 0 ही रहेगा। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूं? एफ एक्स के बराबर लिख सकता हूं, तो इवन हो गया। ठीक है। दूसरा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला हम लोगों ने, 0 आया, उसमें माइनस टाइम्स ऑफ 0 भी लिख सकता हूं, मतलब मैं माइनस एफ एक्स के बराबर भी लिख सकता हूं। तो ये कैसा आ गया? ऑड आ गया। तो इकलौता ऐसा फंक्शन जो सेम टाइम पे ऑड भी रहेगा और इवन भी रहेगा। और एंटायर नंबर लाइन पे डिफाइन होने का क्या मतलब है बेटा? इसमें एंटायर नंबर लाइन पे डिफाइन होने का एक ही मतलब होता है कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एंटायर नंबर लाइन पे ही डिफाइन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वो एक्स एक्सिस ही होता है। तो आपका इवन भी रहेगा, सेम टाइम पे ऑड भी रहेगा। चलिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो मेरे को पहले बतानी पड़ी क्योंकि आप लोग बहुत एडवांस भाग रहे हैं। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, चलिए फिर से बताऊंगा इसको, उसके लिए उससे पहले पहली प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी, द ग्राफ ऑफ एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब समझ लेना बेटा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है आपका ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कंपलसरी है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा। ठीक है, अगर आपका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कंपलसरी है वो फोर्थ में भी आएगा। फिर से सुन लो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होने का क्या मतलब होता है? आपका ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड में भी रहेगा, मतलब आपका ग्राफ वाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो फर्स्ट और सेकंड में आएगा, या तो किस में आएगा? थर्ड और फोर्थ में आएगा। आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखूं तो ये इस लोब का मिरर इमेज ये वाला ब्रांच है, इसका मिरर इमेज ये वाला है। वाई एक्सिस पे मिरर रखा तो इस ब्रांच का मिरर इमेज ये वाला है, या इस ब्रांच का मिरर इमेज ये वाला है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आपका फंक्शन इवन है तो आपका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा अभी लिया था हम लोगों ने। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ये ऐसा ग्राफ होता है, देख लो। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब वाई एक्सिस पे मिरर इमेज डालो तो ये वाला और ये वाला बन जाता है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ आ रहा है, और ये इवन फंक्शन भी आपने चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ठीक है। सेकंड, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के केस में हम लोग सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स वाला हिस्सा जो है ना, ये इवन फंक्शन है यार। कैसे पता चलेगा मुझे? देखो जरा, ये कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। ठीक है, ये कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी कोई इंपैक्ट नहीं डालती, ये हो जाएगा एफ एक्स। जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका ग्राफ देखिएगा ध्यान से, तो आप कॉस का ग्राफ देखेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वो नीचे की तरफ गया और ये आया, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया और ये आया। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यही तो बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये वाला हिस्सा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये वाला हिस्सा आया कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। तो इस पार्ट के लिए ये वाला ग्राफ आया, देखो वाई एक्सिस के अबाउट। जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है। जितना ये विड्थ में चौड़ा है उतना ही ये विड्थ में चौड़ा है। फिर देखो, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ आया ये वाला, तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका ग्राफ आया ये वाला। तो पूरा का पूरा ग्राफ एकदम उसी के हिसाब से काम करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज सेकंड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज फोर्थ में आएगा, फिर से फर्स्ट में, फिर से सेकंड में। इस तरीके से ये बोलते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो इवन फंक्शन के लिए उसने बताया कि इवन फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, लेकिन जो ऑड फंक्शन होता है ना बेटा, वो आपका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है।
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है कि आपका ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में आएगा। कल भी बताया था मैंने, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब होता है आपका ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में आएगा, या थर्ड में है तो फर्स्ट में आएगा, सेकंड में है तो फोर्थ में आएगा, फोर्थ में है तो सेकंड में आएगा। मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आपका ग्राफ क्या रहेगा भाई? सिमेट्रिक रहेगा। मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आपका ग्राफ कैसा रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए ये fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है। और fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को आप देखिए, माइनस एक्स लगाया तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का आ जाएगा क्यूब, मतलब माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एफ एक्स के बराबर। तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है? ऑड। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आपको ग्राफ मिलता है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल देते हैं, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये भी अपना ऑड आया था, अभी चेक किया था ना, f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आया था? साइन ऑफ माइनस एक्स के बराबर। मतलब f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एफ एक्स के बराबर। तो मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बेटा, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये इस तरीके का आएगा भाई साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो बेटा, इस हिस्से में चेक करना, ये वाला पार्ट कौन से क्वाड्रेंट में आया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। तो ये वाला पार्ट कौन से क्वाड्रेंट में आया है? ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये थर्ड में आया है। फिर देखो ये वाला पार्ट गया फोर्थ में, तो ये वाला पार्ट किस में गया? आपका सेकंड में। कोई भी गलत इंटरप्रिटेशन मत करना, आप ये मत बोलना मुझसे कि सर देखो ये वाला इधर आया है तो ये वाला इधर आ गया, या ये वाला ऊपर आया है तो ये वाला इधर आ गया। नहीं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कौन है? ये वाला इस हिस्से के बराबर है। उसके बाद अगला हिस्सा आपको कहां से मिल रहा है भाई? ये पोर्शन होता है पाई, ये पोर्शन होता है 2 पाई, तो माइनस पाई होता है ये और माइनस 2 पाई होता है ये। जो आपको जीरो से, ये पाई से 2 पाई में मिल रहा है ना, उसका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मिल रही है यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से जो फर्स्ट में मिलेगा ना, उसका आपको आके मिलेगी सिमेट्री यहां पे। ठीक है, इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम ये साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। बताइए, इतने हिस्से में अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं है तो चैट में यस या डन लिखिए। देखो आप में से काफी लोग पहले भागने की कोशिश करते हैं, उससे नुकसान पता है क्या होता है? मैं लास्ट में होमवर्क देता हूं या लास्ट में डाउट बताता हूं तो आप लोग दिखते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। देखो नवोदय में ना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारे नवोदय में सबसे पहले, आपको पता है दक्षिणा फाउंडेशन जिस साल आया था ना, उस साल में 10th क्लास छोड़ के नवोदय छोड़ के आ चुका था। ठीक है, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी वहां पे। इसी तरीके से हम एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर बाई चांस आप मिस करते हो ना तो बहुत लॉस कर रहे हो यार। मैं कोटा गया था तब मुझे समझ में आया था कि जो चीज मैं नवोदय में रहते हुए भी कर सकता था ना, वही चीज मैंने कोटा में जाके वहां पे रह के किया। मतलब जो नवोदय में रह के भी हो जाता है वही चीज आप बाहर जाके भी करते हो। बस एक चीज का ध्यान रखो, जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूज करो यार। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को यूज करो। हाँ भाई, ये स्लाइड है, ये प्रॉपर्टी पहला है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को सबसे पहले नोट करना है। द ग्राफ ऑफ एवरी फंक्शन, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड दैट ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये इवन फंक्शन का मैंने सिमेट्री बताया आपको, और ये मैंने ऑड का बताया। हाँ बेटा पूछो डाउट। डाउट है तो फटाफट पूछिए। डाउट है तो फटाफट पूछिए। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो नॉर इवन और नॉर ऑड का वो बताया था ना, e⁻⁻x वाला, तो उसमें सिर्फ ई आएगा या और भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे? और भी आते हैं। जैसे मैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, देखो अभी इसने पूछा यार नाइदर इवन नॉर ऑड वाले में और कोई एग्जांपल आता है क्या?
तो हाँ ये ले लो, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बच्चे ने पूछा था, मुझे याद था, मैं बाद में बताने का सोच रहा था। देखो इसको चेक करके देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स बताना कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। आप बताओ, साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस के अंदर से तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा ना। तो बताओ क्या मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता। क्या मैं यहां से माइनस कॉमन लेके इसको एफ एक्स लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा, यहां बीच में नेगेटिव नहीं है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। नैनो आया लड़की समझ में? हाँ सर, थैंक यू सर। बताओ और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? चलिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगी यार, और उसके बाद आपके डाउट बढ़ेंगे, तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी पहले ले रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने एक बार आपको समझा भी दिया, थर्ड प्रॉपर्टी पहले ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, द ओनली फंक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी सब लोग देखिए, द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन and is even and odd at the same time is fx is equals to 0. फिर से सुन लो, the only function which is defined on the entire number line and is even and odd at the same time is fx is equals to 0. ध्यान से देखो बेटा, fx is equals to 0 बेसिकली होता क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ लोगों ने पहले ध्यान दिया होगा, कुछ ने नहीं ध्यान दिया होगा। fx is equals to 0 क्या है, x एक्सिस होता है बेटा, fx इज इक्वल्स टू 0 होता है आपका x एक्सिस। मतलब x एक्सिस जो है वो पूरा का पूरा आपका इवन और ऑड दोनों कैसे हो सकता है। देखो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, एक फंक्शन होता है इवन, वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन। इवन फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो x एक्सिस बताओ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? हाँ यार, देखो राइट साइड में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6। ये देखो लेफ्ट साइड में भी तो सेम ही डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू आ रही है। 1 आ रहा है तो यहां -1 आ रहा है, 2 आ रहा है तो -2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो -3 आ रहा है, 4 आ रहा है तो -4 आ रहा है, 5 आ रहा है तो -5 आ रहा है। ठीक है, सेम ही क्वांटिटीज चल रही हैं। तो ये पार्ट इवन को डिफाइन कर रहा है। दूसरा उसने बोला था ऑड। ऑड का क्या मतलब होता है यार, ऑड का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट, देखो इवन का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी ओरिजिन नहीं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऑड का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी तो सेम ही चीज हुई ना एक्सिस के केस में। अभी भी देखो राइट साइड में आप डार्क करोगे ना इसको, वही सेम डिस्टेंस वही सेम ग्राफ आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है। मतलब ओरिजिन तो आप बोल सकते हो ये एक तरीके से आपके पूरे ग्राफ को 2 इक्वल हिस्सों में काट देता है। ठीक है, इस वजह से आप बोल सकते हो ये ऑड भी और इवन भी है। इसका दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था इस तरीके से, होमवर्क दे लास्ट में। आप f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट कीजिए। आपने f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। इसे आप fx के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां से आया ये कैसा हो गया, इवन। ठीक है, दूसरा f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट कीजिए, ये माइनस टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका fx आ जाएगा, क्योंकि fx की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑड। ठीक है, तो आप देखो जरा कि ये इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, बस खत्म मामला। ठीक है, बताइए। चलिए भाई, जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, अभी अपने पास 3 मिनट बाकी है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज तक पूरे हिस्से में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। बाकी लोग अगर कोई डाउट है यस या डन लिखिए, अगर कोई डाउट है, नहीं तो वो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, यहां पे मैं होमवर्क लिख रहा हूं। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को अपने होमवर्क में खत्म भी करनी है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी लोग डाउट पूछ लीजिए, अभी मैं हूं अवेलेबल 3 मिनट तक। यस कालेश, ओनली फॉर 0 इट इज वैलिड। fx इज इक्वल्स टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है, यही लिखा हुआ है इसमें, इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी रहेगा एट द सेम टाइम इट इज ऑड। हाँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 खत्म करना है आपको अंशुल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 खत्म करना है। बाकी मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया x प्लस कॉस एक्स का, और एक और होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, किसका था, आइडेंटिकल वाला फाइंड करने का।
कोई डाउट है प्लीज पूछिए। प्रॉपर्टी वाली, हाँ बेटा राधिका, हमेशा सिमेट्रिक फॉर। अनीशा प्रॉपर्टी वाली? नो सर, वो पहले वाली, हाँ ये सर। हाँ, हमेशा सिमेट्रिक फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी। राधिका? हाँ बेटा, जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा गया है वो ऑड के लिए हमेशा सिमेट्रिक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इवन के लिए हमेशा सिमेट्रिक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आइडेंटिकल में विजय क्या प्रॉब्लम है बताओ बेटा? आइडेंटिकल में कुछ नहीं फाइंड करना, तुम डोमेन फाइंड करो विजय, दोनों का डोमेन चेक करो, अगर इक्वल आता है तो रेंज फाइंड करो, दोनों का रेंज बराबर आना चाहिए। वेदांत, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का ये क्वेश्चन है आपकी शीट में, वहीं पे बताएंगे बेटा, कुछ चीजें सिर्फ क्वेश्चंस में बताई जाएंगी। वेदांत, कुछ चीजें सिर्फ क्वेश्चंस में बताया जाता है, उससे फायदा होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पूरा हर एक चीज थ्योरी में अगर कवर कर देंगे तो आपका दिमाग कभी काम ही नहीं करेगा, हर एक चीज थ्योरी में कवर नहीं करते, इसीलिए जेई हमेशा नया क्वेश्चन पूछता है, हमेशा नया क्वेश्चन पूछता है। चलिए यार, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये जो पोर्शन है ये आपकी